हेलो दोस्तों। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। पर मुझे पता था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं इसलिए परेशान थी कि मेरा पति मुझे देखते ही मुझे खराब लड़की समझना शुरू कर देगा। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कोई पाप किया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे देखते ही उसके दिल में पहली बात यही आएगी, क्योंकि सारी जिंदगी मुझे लोगों ने गलत ही समझा था। और इसकी वजह यह भी थी कि मैं बहुत ज्यादा मोटी लगती थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा दुपट्टा मेरे दुल्हन के कपड़ों से भी बड़ा था। इस दुपट्टे में मैंने अपने आप को छुपाया हुआ था, लेकिन कब तक छुपा पाती। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी सांसें इधर उधर होने लगीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। वह मेरे पास आकर बैठा और मुझे देखने लगा। मैं समझ गई कि वह क्या देख रहा है। वह मुझे ऊपर से नीचे देख रहा था और अब उसकी जुबान से वही वर्ड निकलने वाला था जो मेरी आत्मा पर बहुत बड़ा जख्म लगा देगा। लेकिन जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई और फौरन उसके सामने अपना सब कुछ। मेरी उम्र अब भी बहुत कम थी। मैं जवान हो रही थी। अभी मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था जब मैंने अपने आप को देखा और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर स्त्री सौंदर्य कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। मेरी माँ और बहनें मुझे बातें सुनाया करती थीं। मेरी छोटी सी उम्र में ही मुझ पर इतना बड़ा दुपट्टा करवाया करती। मैं उस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी, अक्सर इधर उधर गिर जाती थी और मुझे चोट लग जाती थी। पर यह देखते हुए हैरान होती थी कि उनका ध्यान मेरे दुपट्टे पर ही रहता था। वह यह नहीं कहती थी कि गिर गई है, चोट लग गई है। वह कहती थी कि अपना दुपट्टा संभाल लो और अपने आप को छुपाकर रखो। अगर दुपट्टा करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाती तो मेरी माँ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती, मुझे डांट। मैं हैरान होती कि मुझे मार क्यों पड़ रही है। मैंने क्या किया? और बहनें भी थी मेरी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे जवान हो रही थी मेरे शरीर में कुछ तस्वीरें आ रही थीं। मेरे शरीर में अजीब सी तस्वीरें आ रही थीं। वह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। अब तो मेरी माँ ने भी मेरे कपड़ों के साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। मेरी माँ कहती थी कि गर्मी जाए भाड़ में, अपने आप को चादर से ढक कर रखा कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। एक दिन मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। मैंने कहा कि मुझे भी जाना है, मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत भीड़ होती है, बाजारों में तरह तरह के सारे लड़के सब इकट्ठे हुए होते हैं। मैंने कहा तो क्या हो गया, बाजार में तो हमेशा ही कोई ना कोई आता है। जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ही तो मजा आता है। मुझे भी अपने लिए चूड़ियां लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे, तब हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो घर पर आराम से बैठ जा, हम तेरे लिए तेरी जरूरत का सामान ले आएंगे। मैंने थोड़ी जुबान चलाई तो वह सब एक साथ खड़ी हो गई और कहा कि हम तुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती, चाहे जो भी हो जाए। मैंने अपनी माँ से यह बात की तो मेरी माँ ने भी उनका साथ दिया और कहा कि तू अपने कमरे में चली जा, लक्ष्मी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कमरे में चली गई, फूट फूट कर रोने लगी। जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था अगर मैं ऐसी थी? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह का दिक्कत होता है। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, किसी का वजन ज्यादा होता है, कोई बहुत ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ही घर वाले आपकी दिन रात बेइज्जती करते रहे। मुझे मेरी माँ भी प्यार नहीं करती थी। मुझे देखती थी और कहती थी कि इसको क्या हो गया है, इस लड़की का क्या करें। मेरा खाना पना भी कम कर दिया। मुझे जितनी भूख होती थी उससे कम खाना दिया जाता था। कोई मोटा होता है और कोई पतला होता है। अगर मेरा स्त्री सौंदर्य ज्यादा था तो उसमें मेरा क्या कसूर था? मैं अपनी ही पसंद की चीजें नहीं खा सकती थी। मुझे सिर्फ घर का खाना दिया जाता था। पिज्जा और बर्गर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरी माँ मुझे इमली अचार भी खाने नहीं देती थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। मेरी उम्र की हर लड़की को ही पसंद होता है और वह शौक से खाती है। पर मेरी माँ यह सारी चीजें मुझसे छुपा के रखती थी।
वह कहती थी, पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है। अगर खट्टी चीजें नहीं खाएगी तो और भी बड़ी भैंस और मोटा सा कोई जानवर लगने लगेगी। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे यह सब कुछ कहती, कभी मुझे बैल कहती तो कभी मुझे बिस्तर का गद्दा कहती, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। एक दिन मेरी एक कज़न ने भी मुझे बहुत उल्टी बात कह दी। उसने कहा था कि जो तुम्हारा हाल है ना, तुम्हें कोई दूध की कंपनी वाले उठाकर ले जाएंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। यह बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई और उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई। मेरा दुपट्टा भी एक तरफ गिर गया। उसी की शादी में तो हम लोग गए हुए थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी माँ से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस दिन के बाद से तो मेरी माँ ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। यह वही उम्र थी कि जब शादियों में जाने का लड़कियों को बड़ा शौक होता है कि तैयार होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखें, हंसी मजाक होगा, बहनें आएंगी, कजन्स आएंगी, सब एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को जलाएंगे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहीं भी ले जाने से जैसे हाथ उठा लिया था। वह कहती थी कि मैं उसको कहीं ना लेकर जाऊं। धीरे धीरे मैं जवान होने लगी। मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरी माँ को हर 6 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वह मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े सख्त हो जाएं तो वहीं से सिलाई खोल के कपड़ों को बड़ा कर लिया जाए। वह कहती थी कि तेरे बाप की छोटी सी पगार है और मैं बार बार तेरे कपड़े नहीं बना सकती। हर 6 महीने बाद तेरे नए कपड़े बनाने पड़ते हैं। तू एक लो बेटी होती तो और बात थी। तेरी तो बहनें हैं। यह घर तो लड़कियों से भरा हुआ है। सिर्फ तू ही जवान नहीं हो रही, बाकी सब भी तो जवान हो रही हैं। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे, एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर का मुहिम में होता था। मैंने उसे अपना प्रॉब्लम बताया। उसने कहा कि एक दवाई होती है, गोलियां होती हैं, उनसे प्रॉब्लम हल हो जाता है। अगर तुम गोलियां खा लो तो तेरा स्त्री सौंदर्य काफी हद तक कम हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। यानी मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं हूं। अगर आप लोग सोचे तो यह कितने से अकला लड़की के लिए सखो कितनी अजीब बात है कि वह अपने ही बारे में ऐसा सोचे कि वह नॉर्मल नहीं है। आखिर क्या कमी थी मेरे अंदर? हाथ पांव सलामत थे, 2 आंखें थीं, 2 कान थे, बोल सकती थी, सुन सकती थी। फिर मैं अपने आप को नॉर्मल क्यों नहीं समझती थी? मैंने उससे कह दिया कि वह मेरी मदद करें, मुझे किसी तरह वह गोलियां मंगवा कर दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। उसने कहा कि पैसों की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से कह दूंगी, वह तुम्हारा भी भाई है, पैसों का इतना दिक्कत नहीं है। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे लिए वह यह काम कर देगी और वह मेरी दोस्त थी। अगर उसे कुछ भी करना पड़ता वह मेरी मदद जरूर करती। मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि अगर अपने भाई को बताती कि ऐसी गोलियां चाहिए तो उसका भाई समझ जाता कि मेरे लिए ही मंगवा रही है, क्योंकि बचपन से ही मेरा उनके घर में आना जाना था। मेरी एक ही दोस्त थी और उसने भी मुझे आते जाते हुए देखा ही होगा। मेरी भी जो मुश्किल थी वह यही थी, मुझे देख के ही लोगों को पता चल जाता था कि मामला क्या है। मैं अपने आप को छुपा नहीं पाती थी। शायद इसलिए मेरी माँ भी मुझे बातें सुनाती रहती थी। मैं बहुत आसानी से किसी की भी नज़र में आ जाती थी। मेरी माँ की बातें भी अपनी जगह ठीक थीं। जब मैं इन सारी बातों के बारे में सोचती तो मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। कहने को मेरी 3 बड़ी बहनें थीं, लेकिन वह मुझे तसल्ली नहीं देती थीं, जबकि कहते हैं कि बहनें तो वहाँ की जगह होती हैं। पर मैंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की, हमेशा मेरा मजाक ही बनाया। मेरी 2 बहनों की सगाई हो चुकी थी, एक बहन की शादी हो गई, घर में रिश्ते आने लगे। मेरी तीसरी वाली बहन अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वह पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा कि मैं तो ग्रेजुएशन तक पढ़ूंगी, फिर शादी करूंगी। और उसने कहा कि आप लक्ष्मी की शादी करवा दो, वैसे भी इसके जो हालात हैं, इसका रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। हम कब तक इसको और के पहाड़ जैसे शरीर को छुपाते फिरेंगे? अपने घर की हो जाएगी, फिर कोई कहेगा कि शादीशुदा है तो हाँ कह देंगे कि हाँ शादी हो चुकी है, क्योंकि लोगों को यही जवाब देना पड़ता था कि नहीं इसकी शादी नहीं हुई है।
यह तो कुंवारी है और मैं कहीं से भी कुंवारी नहीं लगती थी। मेरी बहन ने कहा, इसका रिश्ता तलाश करने में तो बड़ा वक्त लग जाएगा। मैंने कहा, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मैं इसकी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब करवा देंगे, तुम पढ़ाई करो मेरी बहन को। मैंने कहा, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मेरी शादी करवाना चाहती हो? मैंने कहा, तुम्हारी वजह से हमें स्कूल में भी बड़ी बातें सुनने को मिली हैं। तुम अब क्या चाहती हो कि हम तुम्हें नौकरी करने के लिए भेजें और फिर वहां भी लोग तुम्हारे ऊपर नजर रखें और बातें करें? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं, मैं भी नौकरी कर सकती हूं, मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? मेरी माँ ने कहा, बस तेरी शादी करवा देंगे, चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। मैंने कहा, अगर मैं इतनी बुरी हूं तो मुझे जान से भी क्यों नहीं मार देते? तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, मार सकते तो मार दिया होता। अभी तक यह बात सुनकर मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, शनिवार के दिन उन लोगों को बुला लूंगी तो तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि तेरा शरीर थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले रहे हैं, अगर तुझे पसंद आ गई तो तेरी शादी करवा दूंगी, फिर तू जान और तेरी आगे की जिंदगी जाने हमारे सर से बला टल जाएगा, अपनी मुसीबतों से तुझे खुद लड़ना होगा। एक दिन मेरे चाचा का बेटा आया हुआ था, जो हमारा कजन था, लेकिन उम्र में इतना बड़ा नहीं था। वह आंगन में बैठा था और मेरी माँ उसके पास बैठकर बातें कर रही थी। मैंने पहले उसके लिए चाय बनाई और अब मैं घर के आंगन में झाड़ू लगाने लगी। मेरी माँ ने मुझे दूर से देखा तो फौरन मेरे पास आई और मुझके कहा, दफा हो जा, यहां से निकल जा, यहां से चली जा अपने कमरे में। मैं समझी नहीं कि अचानक से क्यों इस तरह से मुझे बातें सुनाने लगी। मैं तो अपना काम कर रही थी, उन्होंने लड़के के सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। वह क्या सोचता होगा? मैं उससे 3-4 साल बड़ी थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं अपने कमरे की तरफ भाग गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। बाद में मेरी माँ ने मुझे कहा, अपने आप को देखा है, क्या बनती जा रही है? और फिर उसके सामने झाड़ू लगा रही थी। अपने आप को दिखाने का शौक है तुझे? मैंने कहा, क्या अपने आप को उसको दिखाना था? वह तो छोटा लड़का है। मेरी माँ ने कहा, छोटा लड़का नहीं, जवान है वह, और तू भी जवान है। खबरदार जो आगे से तू उसके सामने आई। बस करती हूँ, तेरा कुछ बुलाती हूँ किसी रिश्ते वाली को जल्दी जल्दी, ताकि तुझसे जान छूट जाए। बस अब तुझसे जान छुड़वा है, तेरा और बोझ नहीं उठा सकती मैं। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब घर आए हुए लोगों के सामने भी तू हमें शर्मिंदा करवाने के बहाने तलाश करती है। मेरी माँ ने मुझे इतनी बातें सुनाई। मैं सारी रात रोती रही। मैं बहुत रोती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में रोने के लिए ही आई हूँ। बस रोती ही रहती थी। लेकिन कोई भी मुझे बाद में यह नहीं कहता था कि तुम्हें क्या बुरा लगा था, तुम क्यों रो रही थी? तबीयत तो ठीक है। हर वक्त मेरी आंखें सूजी ही रहती थीं और आंसू मेरा गला भिगोते रहते थे। लेकिन कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता था। मेरी माँ भी प्यार से बात नहीं करती थी। जब अपनी बहनें ही ऐसी बातें सुनाती थीं, फिर और किसी की बात क्या बुरी लगती? बुरी तो हमेशा अपनों की बातें लगती हैं। गैरों को क्या पता किस बात से ज्यादा तकलीफ होती है। अगले दिन हमारे घर की नौकरानी ने कहा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे आई इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने कहा, फिर इसमें कोई दवा डालो, यह तो बढ़ जाएगा, इसका तो दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। मैंने कहा, कोई दवा नहीं है, और मैं चुप हो गई। कहती भी तो क्या कि अपनी माँ से लड़ाई हुई थी, इसलिए सारी रात रोती रही थी। मुझे इस बात का पता था कि वह मेरी माँ है, लेकिन वह शायद यह बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी बेटी थी, और वह भी सबसे छोटी बेटी। छोटी बेटी तो सबकी बड़ी लाडली होती है। हाँ, शरीर से शायद मैं बड़ी लगती थी। आज शाम को लड़के वाले आने वाले थे और मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी माँ कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, मैं कैसी लग रही हूं? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उन्होंने कहा, यह क्या, सूट के साथ का दुपट्टा क्यों किया है? यह तो बहुत छोटा है। मैंने कहा, माँ सूट के साथ यही दुपट्टा है, तो यही करना है ना? पर मेरी बहन ने कहा, नहीं ये छोटा है, मैं दूसरा दुपट्टा लेकर आती हूँ, ये इसके साथ जाएगा। जब मेरी बहन दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने कहा, मैं इसको कैसे संभाल पाऊंगी? पहले ही इंसान नर्वस होता है। मेरी माँ ने कहा, अपने आप को छुपाकर बैठना, ज्यादा नीचे मत झुकना,
मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं। कभी कभी मुझे उनकी बातें बहुत अश्लील भी लगती थीं, लेकिन मैं चुप करके सुन लेती थी। आज भी सुन रही थी। इतना बड़ा दुपट्टा मैं कैसे संभालती? पर उन्होंने मुझे इतना सुनाया, मुझे दुपट्टे में इस तरह से लपेट दिया कि बस मेरा मुंह ही नजर आ रहा था, और मुझे कहा, 15 मिनट के बाद चाय ले आना। मेरी एक बहन मेरे पास खड़ी थी। वह मुझे देखकर कह रही थी कि बिल्कुल मम्मी लग रही हो, मम्मी जो फिल्मों में होती है ना, ऐसे लग रहा है कि तुमने अपने ऊपर कोई बड़ी सी रजाई लपेट ली है। ऐसी हालत में तुम्हें कैसे कोई पसंद करेगा? अगर हमने पसंद कर भी लिया तो वह मना करके चले जाएंगे। मजाक तो मेरा हमेशा ही बनाया जाता था, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ के साथ उसकी मौसी और दादी भी आई थी। वे लोग मेरी माँ से बातें कर रहे थे। मेरी बहन ने आकर खबर सुनाई कि जॉइंट फैमिली है, इनका घर तो मर्दों से भरा हुआ है। तेरा क्या बनेगा? वहां पर तुझे अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा, जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग मम्मी छुपाते थे, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नजर आती थीं। वैसे ही बन के घूमना पड़ेगा। वह बुरी तरह हंसने लगी और उसकी आवाज मेरे दिमाग में लग रही थी। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई। जिस तरह मैं बाहर आई, सबने मुझे देखकर अजीब सा ही रिएक्शन दिया। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया। कुछ मैं भी लापरवाह थी, और कुछ मुझसे यह इतना बड़ा दुपट्टा संभाला नहीं जा रहा था। उस औरत ने कहा, बहन बुरा ना माने, लेकिन आपकी बेटी की क्या पहले शादी हो चुकी है? तो मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, इसकी शादी कहाँ से हुई? ये तो सबसे छोटी है। वह तो तीसरी वाली की पढ़ाई चल रही थी, और वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए हम चाहते हैं कि वह पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन हम इसकी शादी करवा दें, क्योंकि इसको कुछ ज्यादा पढ़ने का शौक भी नहीं है। उन्होंने कहा, यह तो शादीशुदा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं, जैसे दूध पिलाने वाली माँ होती है, बिल्कुल वैसा हाल है। इसका वैसे ही लग रही है। कुंवारी लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती। माना कि थोड़ा बहुत वजन ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी कुंवारी लड़की का पता चल जाता है। हम खुद भी औरतें हैं, हमने भी शादी गुजारी हुई है। शादी के बाद औरत का जिस्म थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन शादी से पहले तो किसी लड़की के साथ ऐसा दिक्कत हमने नहीं देखा। मेरी माँ ने कहा, आप लोग यकीन करें, मैं कसम देने को तैयार हूं, मेरी बेटी बिल्कुल कुंवारी है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। पर वह बार बार कह रही थी कि हमें तो मामला कुछ और ही लग रहा है, और हमारा बेटा तो बड़ा लाडला है। फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों पर भी लोग मुंह भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब ही देने पड़ेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारे समाज में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे, और बाद में क्या बताते हैं कि आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया। वह भी बुरे तरीके से। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की की तो पहले ही शादी हो चुकी है, आप लोग जरूर झूठ बोल रहे हैं। वह तो वहां से चले गए, पर उसके बाद मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार के मेरा मुंह ही सुझा दिया। उसने कहा, तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इतनी बातें मुझे सुनने को मिली है ना, वह मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूं। मैंने सारी जिंदगी एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनकर गुजारी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चुपके से मुझे एक दवाई पकड़ा दी। उसने कहा, यह तुम्हारी दवाई आ गई थी? मैंने कहा, हाँ, मुझे दे दो। मैंने इधर उधर देखा और एक साथ 4-5 गोलियां उठाकर खा ली। मेरी दोस्त ने कहा, पागल हो गई हो क्या? ऐसे नहीं खाते, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा, मेरी तो किस्मत भी खराब है और जिंदगी भी खराब हो रही है। तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा किसी के साथ क्या बुरा हो सकता है? बस मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना है। उसने कहा, यह कोई बीमारी नहीं है कि तुम्हें ठीक होना है। मैंने कहा, तुम्हारी नहीं है, पर मेरे लिए तो मुसीबत बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी। बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियां थीं। मैंने उन्हें उतार कर देने की कोशिश की।
क्योंकि मैं उसका यह एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, पागल हो गई हो क्या? नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे अपने आप को संभालो। मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थी। रात को मैंने फिर 2-3 गोलियां खा ली। मैंने खाना नहीं खाया। मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा सा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं बिल्कुल ही बेहोश हो गई। लेकिन जैसे ही मेरी माँ मेरे कमरे में आई, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। भला कोई बीमार पर भी इस तरह हाथ उठाता है? उन्होंने यह क्या किया? उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती? ये कौन सी बाहर के मुल्क से तुमने गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिन्हें तुम खा रही हो, और इन्हीं की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है? इसका मतलब कि तुम्हारे इरादे कुछ और ही हैं। तुम जानबूझकर अपने आप को दिखाना चाहती हो, बताना चाहती हो कि मेरे पास बड़ा माल है। मैं बड़ी मोटी ताज़ी जवान लड़की हूं, शर्म नहीं आती? तुम्हें यह सब कुछ करते हुए मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी किया होता, पर यह सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस रो रही थी। माँ ने वे गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से बाल्टी भर पानी फेंक दिया। उन्होंने कहा, अगर आइंदा तुमने इस तरह की हरकत की तो किसी बूढ़े या 2 बच्चों के बाप से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, फिर संभालती रहना। गैरों के बच्चे। 1.5 महीने तक पूरे घर में मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी। मेरी कोई बात सुन भी नहीं रहा था। मेरी औकात ऐसी कर दी जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। ना मुझसे खाने के बारे में पूछ लेते, ना पानी के बारे में। बीमार होती थी तो मेरे पास से गुजर जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मानसिक रोगी बन जाऊंगी और इसी घर में पड़े पड़े और बीमार हो जाऊंगी। फिर मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया जिसकी माँ मुझे देखने के लिए आई थी। उसकी माँ अंधी थी। उसके साथ उसकी एक भतीजी थी जिसने बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। इस दफा भी मैंने अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थीं। उसने कहा, अगर तुम्हारी सांस अंधी न होती तो वह तुम्हारे रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहती। शुक्र करो कि वह अंधी है। और जो लड़की साथ आई थी वह तो कम उम्र थी। उसे क्या पता कि तुम्हारे हालात क्या हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे पति ने भी मुझे बातें ही सुनानी थी। उसने कहना था कि तुम्हारी पहले से शादी हुई है, क्या तुम बच्चों को दूध पिलाती रही हो, या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए? लेकिन अब मुझे यह सब कुछ सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारी हो रही थी तो मेरे कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। मैंने कहा, कपड़े पहनकर एक दफा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया कि उसने कहा, अभी तो शायद पूरे आ रहे हैं, लेकिन बाद में तो खुलवाना होगा। शायद 2 हफ्ते बाद ही यह काम करना पड़े। मेरी सास ने कहा, बेटी तुम जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। दुल्हन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। उसकी शादी हो रही होती है। जब वह रुखसत होती है, वह अपने घर में कदम रखती है। उसे जो जो भी प्रार्थना मांगनी होती है वह पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो हैरान रह गई, और मेरी बहन की शक्ल ऐसी बन गई जैसे उसकी बेइज्जती हो गई। पहली दफा ऐसा लगा कि किसी ने मेरा साथ दिया, लेकिन वह तो आंखों से अंधी थी। अगर देख सकती तो शायद मेरा साथ ना देती। अपने पति की तस्वीर देखी तो मुझे शक्ल से ही बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा था। मुझे डर लगने लगा, और मेरी सास ने भी बताया कि मेरा एक ही बेटा है। वह ज्यादा जज्बाती है, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है। उसे कोई अच्छी सी लड़की चाहिए जो उसे बर्दाश्त भी कर सके। मैं अपनी विदाई पर बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा लाश है। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरा पति आने वाला था। मुझे पता था कि वह भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करेगा। मुझे सुननी होंगी और सारी जिंदगी यह सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मैं बिल्कुल तैयार थी। मेरे पति ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैं तो डर गई।
वह अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ रखने लगा। वह सलवार और कुर्ते में था। उसने आकर मुझे मेरा गिफ्ट दिया और फिर मेरा घूंघट उठाया। उसने मुझे मेरा तोहफा भी दे दिया और मुझे कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं सोच रही थी कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है। फिर वह मेरे पास बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा, आज हमारी शादी हो गई है। अब हमने सारी जिंदगी और 7 जन्म एक साथ गुजारने हैं और मैं खुश हूं कि मेरी शादी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। मेरी सांस से तो आप मिली है ना? आंखों से अंधी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात भी गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। मेरा शौहर अभी तक नॉर्मल था, किसी से फोन पर बात कर रहा था। शायद कोई उसे शादी की बधाई दे रहा था। मैं उनकी बातें सुनने लगी। वह कह रहा था कि भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे बहुत अच्छी हमसफर मिली है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और अच्छी भी है। मेरे तो सपने साकार हो गए। ऐसी औरत तो हर मर्द की इच्छा होती है और मुझे ऐसी औरत ही चाहिए थी। मैं तो उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। पत्नी अपनी पसंद की हो तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। मैंने हमेशा से सोचा था कि काश मेरी पत्नी ऐसी होती, लेकिन अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसी है। मैं हैरान हुई कि मैं इसकी पसंद हूँ। शादी के 3-4 दिन बाद मेरी माँ ने अपने घर पर हमारे लिए खाना रखा और हम लोग गए। मैंने जैसे ही घर में पांव रखा, मेरी माँ ने मुझे टोका, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? इतना छोटा सा दुपट्टा सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर कोई बड़ा सा दुपट्टा लेना था। अब तो तेरी शादी हो गई, अब तो अपने आप को संभाल। मैंने कहा, क्या दिक्कत है? मेरे कपड़ों में मैंने ठीक तरह से दुपट्टा किया हुआ है और मैं अपने पति के सामने ही तैयार हो रही थी। उसने तो मुझे नहीं टोका, उसे ऐसा ही पसंद है। आज मेरे अंदर थोड़ा बहुत आत्मविश्वास था। मेरी माँ ने मुझे एक नज़र देखा और कहा, 1 हफ्ते में तेरा पति तुझे यहीं छोड़ जाएगा। मैंने कहा, 1 हफ्ते में क्या? सारी जिंदगी नहीं छोड़ेगा। मेरे पति ने मेरी माँ को कहा, क्या हुआ आंटी जी, कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा, नहीं, हम खाना खाने बैठे हैं, आ जाओ। जब खाना खाने बैठे थे वहां मेरी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे पति ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ की। उसने कहा, जब से रश्मि मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो जिंदगी में रंग भर गए। मैं बहुत खुश हूं। वह मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। हम लोग एक प्लेट में खाना खा रहे थे। फिर वह मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुस्कुराए कमंडी किंग ने कहा, मुझे कोई बड़ी चादर करने को नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी। उसने कहा कि गाड़ी में तो बैठना है। बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। बार बार मेरा हाथ पकड़ लेता, बार बार मेरी तारीफ करता। उसकी नज़र तो मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। कभी मेरे कान में कोई बात करता, फिर हम दोनों उसी बात पर हंसने लगते। कभी मुझे फोन में हमारी कोई तस्वीर दिखाता। मेरी माँ और बहनों की शक्ल अजीब बनी हुई थी। वह हैरान हो रही थी कि ठीक है, इसका पति तो इसको अपने हथकड़ियां बनाकर रख रहा है। यह सिर्फ शादी के शुरू में नहीं हुआ, बल्कि आज हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरे पति मानव का रवैया अभी तक मेरे साथ ऐसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता और उनको यही सब कुछ अच्छा लगता है। भगवान का शुक्र है, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत जख्म लगाए, पर मुझे पति तो अच्छा मिल गया। मेरे पति ने वह सारे जख्म भर दिए। मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक मुझे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे अपना आप छोटा या नीच महसूस हो। उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक अच्छी औरत है और उसकी माँ ने उसकी तबीयत बहुत अच्छी की है। इसे बहुत अच्छा इंसान बनाया है। इसे औरत की इज्जत करने वाला आदमी बनाया। ये तो छोटी बात नहीं है। मेरी 2 बहनों की शादी हो गई, लेकिन उनके पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। घर आते हैं तो उल्टी सीध बातें करते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारा रंग साफ नहीं है, तुम्हारा मुंह काला है। एक पति तो मेरी बहन को कहता है कि तुम कितनी ज्यादा दुबली पतली हो, कुछ खाती नहीं हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया है, तुम बच्चे कैसे पैदा करोगी। उनको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। वह रोती हैं और अब मुझसे माफी मांगती हैं। मैंने तो उन्हें कब का माफ कर दिया। मेरे दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं,
सिर्फ मानव की मोहब्बत है, और जहां मोहब्बत होती है, नफरत का क्या काम। मैंने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन अब उनकी आंखों में मुझे पछतावा और शर्मिंदगी नजर आती है। पर अब वह वक्त गुजर गया। मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ माफ कर सकती थी। वह मैंने कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।